अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है ये। हम इसमें ये भी देखेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, क्या उसकी निशानी है, और उस जो कंजर्वेटिव फील्ड में है उसमें हो क्या रहा होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या उसकी निशानी है, क्या उसका फील है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इंशाल्लाह आखिर में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। स्टूडेंट, वर्क डन के ऊपर तो हमने डिटेल से बात की थी कि वर्क डन क्या होता है। हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगे और ये वाला ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, शर्त ये है, कंडीशन ये है वर्क डन के लिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। उस वक्त हमारे पास वर्क होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हो, तो हम फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से किसी एक के कंपोनेंट के को पकड़कर फोर्स की डायरेक्शन में कर देते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को पकड़ते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में कर देते हैं, क्योंकि वर्क होता ही उस वक्त है जब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। अब अगली बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा रीजन है, ऐसा स्पेस है, ऐसा रीजन है उस अर्थ के इर्द गिर्द, स्पेस ज़मीन के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड वो वाला रीजन होगा अर्थ के इर्द गिर्द जिस रीजन में जब कोई नया पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट आए, तो वो वाला ऑब्जेक्ट फोर्स फील करे अर्थ की वजह से। क्या स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा रीजन है, ऐसी स्पेस है जब उस स्पेस में कोई पार्टिकल आए, कोई ऑब्जेक्ट आए, तो वो वाला ऑब्जेक्ट भी फोर्स फील करे, उसके ऊपर फोर्स लगे अर्थ की वजह से, तो उस जगह को, उस रीजन को, उस स्पेस को हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगली बात यह है कि हमने वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो बॉडी जो मूव करेगी, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उसकी वजह से जो वर्क होगा, वो वाला वर्क कहलाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि हमें पता है कि हर वक्त अर्थ हमारे पास ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो वर्क होगा, वही वर्क कहलाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगली बात ये कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। हमें पढ़ाया तो जाता है लेकिन उसका फील नहीं होता कि कंजर्वेटिव फील्ड असल में है क्या, क्या उसका मीनिंग है। तो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड, हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पे भी काम करती है। अब अगली बात ये कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है, ऐसा रीजन होता है, ऐसी स्पेस होती है जिसमें जो पार्टिकल का वर्क डन होता है, जब पार्टिकल मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसका जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर। ये छोटी सी एक उसकी निशानी है, ये छोटी सी उसकी पहचान है। क्या स्टूडेंट, दोबारा जो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड होती है जब उस पार्टिकल में कोई, उस रीजन में, उस स्पेस में पार्टिकल मूव करता है, उस मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क। अब वो वाला जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या इसका मतलब, हम सपोज करो ये हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हमने इसमें 2 पॉइंट्स को ले लिया, ये हमने 2 पॉइंट्स को ले लिया। अब हमने जाना है, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हमने जाना है इस ए से बी रास्ते के ऊपर, हमने ए से बी की तरफ जाना है, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब अगर तो होगी फील्ड कंजर्वेटिव तो तमाम रास्तों का वर्क डन सेम आएगा। स्टूडेंट, तमाम रास्तों का वर्क डन सेम आएगा। इसका भी वर्क डन 2 के इक्वल, ये वर्क डन 3, ये वर्क डन 4, ये वर्क डन 5, ये वर्क डन 6। इन तमाम रास्तों का वर्क डन हमारे पास बराबर आएगा।
वर्क डन बराबर आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड ही ऐसी है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो हमारे पास पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर। इनिशियल और फाइनल जो जगह है उसके ऊपर डिपेंड कर होता है सिर्फ और सिर्फ। अगर हमारे पास ए और बी इन पॉइंट्स के ऊपर बस हमारे पास वर्क डन डिपेंड करेगा कंजर्वेटिव फील्ड में। अगर ये दो पॉइंट्स सेम है तो चाहे इन दो पॉइंट्स के दरमियान जिधर मर्जी से घूम कर जाए वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि वर्क डन सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है इन दो पॉइंट्स के ऊपर। अगर इन पॉइंट में कोई चेंज आएगी तो फिर वर्क डन सेम नहीं आएगा। अगर हम इस पॉइंट्स को यहाँ कर देते हैं या इसको इधर कर देते हैं तो फिर वर्क डन में चेंज आएगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड कर रहा होता है कंजर्वेटिव फील्ड में दो पॉइंट्स की पोजीशन के ऊपर। अगर पोजीशन सेम है तो जिधर मर्जी से घूम फिर कर आए वर्क हमेशा सेम आएगा, वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ये तो थी इसकी पहली निशानी। अब जो इसकी दूसरी निशानी है वो ये होती है कि हमारे पास क्लोज्ड पाथ में वर्क हमेशा जीरो होता है। क्लोज पाथ में वर्क जीरो होगा। अगर पार्टिकल ने इधर से स्टार्ट किया, वो इधर आता है, वो इधर आता है, फिर वो इधर आता है, फिर वो इधर आता है और उसी जगह पे आ गया जहां से वो स्टार्ट हुआ था, उसने एक क्लोज पाथ कवर किया, तो इस चाहे वो जितना मर्जी घुमा, जितना मर्जी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड में उसका जो घूमना होगा वो कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह से जो वर्क आएगा वो जीरो आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर वो क्लोज पाथ में मूव करता है। ये दो थी इसकी पहचान कंजर्वेटिव फील्ड की। अब हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और हमेशा स्टूडेंट याद रखना पोटेंशियल एनर्जी भी उस फील्ड की होती है जो कि कंजर्वेटिव फील्ड हो। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आगे स्टूडेंट आएंगे। ये एनर्जी भी उन्हीं फील्ड की होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल की वजह से होती हैं। हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी होती है लेकिन वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। तो आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी बाय उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ये आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं होती। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड में होती है। अब हमने ये दो निशानियां तो पढ़ ली। अब अगली बात ये कि हम इनको प्रूव भी करते हैं। हमने ये बात कह तो दी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो है, ये बात तो हमने कह दी। अब हम इसको प्रूव भी करते हैं, हमने ऐसे ही नहीं कह दी। तो पहले हम पहली बात को प्रूव करते हैं, देन हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर। अब हमने ये ले लिए दो पॉइंट्स, जिसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हम पहले जाते हैं, ये रास्ता लेते हैं इस पार्टिकल के ऊपर आने का। ये पहले ऊपर गए फिर ऐसे गए और इसको हमने सी का नाम दे दिया। अब हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ए बी, जो कि स्प्लिट हो जाएगा किस में, वर्क पहले ए और सी के दरमियान इतनी बॉडी मूव की और देन सी से हमारे पास गई बी की तरफ। अब हम पहले निकालते हैं ए से सी की तरफ, देन हम निकालते हैं सी से बी की तरफ। तो हमें पता कि वर्क क्या होता है, हमने अभी उसकी डेफिनेशन की कि एफ डी, अगर तो दोनों एक डायरेक्शन में तो कोस जीरो, अगर एक डायरेक्शन में ना हो तो हम फोर्स का कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट पकड़कर फोर्स की डायरेक्शन में कर देते हैं। अब हमारे पास इधर जो फोर्स होगी वो वेट की फोर्स होगी, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और मैस और ग्रेविटी की कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स होती है वो वेट की फोर्स कहलाती है, ऐसे। और ये नीचे की तरफ होती है तो फोर्स हमारे क्या आ गई, mg, और ये इसकी हाइट है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से ये इसकी क्या बनती है, हाइट बन गई। अब mg और डिस्प्लेसमेंट हम उसने कितना कवर किया, ये वाला अपनी हाइट के बराबर mgh, और कोज हमारे पास क्या होगा, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ग्रेविटी की जो वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ होगी। तो कोज 180 प्लस
वर्क अब सी से बी की तरफ, तो वर्क जब बॉडी सी से बी की तरफ मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ये फोर्स हमारे पास ये होगी, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 हो गया, तो उस वक्त कोज 90 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो हो गया 0, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कोज 180 माइनस होता है तो माइनस mgh वर्क किया उस ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो इधर से इधर की तरफ गया। अब हम कहते हैं कि हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं, हम कई रास्ते लेंगे, प्रूव करेंगे कि वर्क डन सेम आएगा के ऊपर, क्योंकि पॉइंट सेम है, पॉइंट एक जगह पे ठहर गए हैं। अब हमने ये वाला रास्ता ले लिया, हम कहते हैं कि हम पहले इधर जाते हैं जी, फिर हम इधर की तरफ मूव करते हैं, और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास वर्क ए से बी के में किसके इक्वल होगा, पहले वर्क ए से डी के इक्वल होगा, फिर वर्क डन हमारे पास होगा डी से बी की तरफ। तो इधर हमारे पास ए और डी में फिर वही केस बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर बॉडी का, और उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट की फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रही, दोनों के दरमियान एंगल 90, तो वर्क 0। और इधर हमारे पास होगा फोर्स mg होगी, हाइट उसकी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया h, और कोज इसमें भी 180, बॉडी ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो ये भी आ जाएगा माइनस mgh। ये तो थे दो पाथ। अब हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट इधर इतना लंबा सफ़र करने के बजाय हम इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे सीधा रास्ता बीच में लेते हैं ये वाला, और उसको हमने कैलकुलेशन के लिए हमने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में डिवाइड कर दिया, उस रास्ते को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में। अब हम इस रास्ते का वर्क निकालते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। डायरेक्ट वर्क से ए से बी के ऊपर जो वर्क होगा हमने इसको डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में। अब जो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट होगा अब हम उसको देखते हैं, देन हम देखेंगे वर्टिकल के ऊपर। तो जब हॉरिजॉन्टल का स्टेप का वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे जो हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा उसमें जो फोर्स होगी वो ऐसे होगी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा बॉडी का, और फोर्स नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की वजह से तमाम वर्क डन 0 होगा, क्योंकि एंगल उस वक्त 90 का हो जाएगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल की वजह से 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की वजह से जो स्टेप हैं उनकी वजह से 0 हो गया। अब हम निकालते हैं वर्टिकल के ऊपर। जैसे जैसे जो वर्टिकल स्टेप हैं, पार्टिकल ऐसे 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 ऐसे, जो वर्टिकल स्टेप्स की वजह से वर्क डन आएगा वो होगा हमारे पास F डेल्टा y1। ये हमने वर्टिकल जो स्टेप है इसको डेल्टा y1 का नेम दे दिए, इसको डेल्टा y2, इसी तरह डेल्टा yn तक, प्लस F डेल्टा y2 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते F डेल्टा yn तक आ जाएंगे। अब हमारे पास फोर्स कौन सी है, वेट की mg, और इधर भी डेल्टा y1 और कोज 180 आएगा, क्योंकि स्टेप ऊपर की तरफ है वर्टिकल और फोर्स नीचे की तरफ, प्लस mg डेल्टा y2 कोज 180। ऐसे हमारे पास ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। तो ये mg और कोज 180 सब में कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, कोज 180 माइनस होता है, तो माइनस mg बाहर आ गया, और ये पीछे बचेगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस ऐसे बढ़ते जाएंगे, और डेल्टा yn होगा। अब ये डेल्टा y1 जो वर्टिकल स्टेप्स हैं ये भी हमारे पास इनका सम है, वो भी हाइट के बराबर है। पार्टिकल इधर से इधर ही तो आया ना, उसने हाइट h ही कवर की, तो ये हमारे पास सारे किसके कुल आ जाएंगे, वर्टिकल जो डायरेक्ट ए से हम बी की तरफ गए वो आ जाएगा माइनस mg और h। तो ये था हमारे पास, प्रूव हो गया कि चाहे जिस मर्जी रास्ते से जाए, हमने ऐसे ही फट नहीं मारी थी, हमने ऐसे ही बात नहीं कही थी, हमने उसको प्रूव किया कि जिस मर्जी रास्ते से आप मूव करें आपका वर्क डन हमेशा सेम आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर। अगर वो दोनों सेम है तो जिस मर्जी रास्ते से आप जाए वर्क डन आपका सेम होगा। आपको हमारे पास जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ये तो थी इसकी पहली निशानी। अब दूसरी निशानी क्या है, हमने क्लोज पाथ लेना है। हम स्टूडेंट क्या करना है, एक
क्लोज पाथ है नहीं, यहाँ से तो प्रूव हो गया कि वर्क डन सब का माइनस mgi आया, mgh आया। अब हम एक लेते हैं क्लोज पाथ। ये हमारे पास एक क्लोज पाथ हो गया, ये ए है, बी है, सी है और डी। पहले हम इधर जाते हैं, फिर ऐसे मूव करते हैं, फिर ऐसे, फिर हमारे पास ऐसे। तो वर्क डन जो होगा ए से लेकर दोबारा ऐसे 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 और नीचे की तरफ हम आते हैं। जो वर्क डन ए से ए तक का होगा वो इक्वल होगा वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से डी और प्लस वर्क डन डी से ए के ऊपर। अब हम निकालते हैं वर्क डन ए से बी वाला। तो जो ए से बी वाला होगा वो जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स नीचे की तरफ, तो ये जीरो आ गया। अब हम निकालते हैं बी से सी वाला। बी से सी वाला आ जाएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, तो कोस 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम जी और डी और साथ में माइनस आ जाएगा क्योंकि एंगल 180 है। अब जब ऐसे आया तो फिर भी कोस 90 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, ये भी जीरो। और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, फोर्स भी नीचे की तरफ, तो कोस 0 1, तो वो बनेगा एम जी डी। तो ये प्लस का और ये माइनस का मिलकर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जब क्लोज पाथ का हम लें तो वो बराबर आएगा 0 के इक्वल। ये थी कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान, उसकी डेफिनेशन और उसका फील। और जो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है उसमें हमारे पास वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम बन सकते हैं, एमसीक्यूज तो कई तरह के आ सकते हैं कि क्लोज पाथ का वर्क डन क्या है, वर्क डन जो हमारे पास है वो डिपेंडेंट पाथ पे है या नहीं, हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है क्या, उसकी एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती हैं। ये तमाम फील्ड्स हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्हीं की वजह से हमेशा होती है। अब न्यूमेरिकल हम एक देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंजर्वेटिव फील्ड में किस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब वो ये कहता है कि एक ये ग्राफ वो देते हैं, वो कहता है कि पार्टिकल पहले इधर आता है, फिर इधर आता है और ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है और इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है 2xi प्लस 5yj के ऊपर, ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है। और वो कहता ये है कि बताओ ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। ये वो इतना पूछ रहा है कि जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो स्टूडेंट इस पहचान के लिए, ये देखने के लिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, हम ये वाला फार्मूला देखते हैं कि हम इस फोर्स के एक्स का जो कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं वाई के हिसाब से और फिर उस जो फोर्स है उसका जो वाई वाला कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के हिसाब से। ये दोनों इक्वल आने चाहिए और उस फोर्स का जो वाई का कंपोनेंट है उसका ले हम जी के हिसाब से, वो बराबर आना चाहिए। अगर फोर्स के जी का डेरिवेटिव लें वाई के हिसाब से तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान। अगर कोई भी फोर्स ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कह देंगे और वो जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता है। जब हम इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट का वाई के हिसाब से लेते हैं तो ये 2x है और y में इसमें हमारे पास है ही नहीं, तो y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के हिसाब से डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0 और इसी तरह y का x के हिसाब से 0 आ जाएगा। वो जो y का कंपोनेंट z तो है ही नहीं असल में, तो वो भी 0 और ये भी हमारे पास आ जाएगा 0। तो क्या मतलब दोनों बराबर हैं चाहे 0 हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये था कंजर्वेटिव फोर्स का तमाम कंसेप्ट। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।